and welcome to SPM IS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 4th November 2020. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can download the PDF version of September 2020 magazine from our website spmisacademy.com. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we'll cover from today's newspaper. The first article is taken from editorial segment. It is about corruption in DBT schemes, direct benefit transfer schemes. This topic is important from our syllabus paper 4 Indian economic point of view, and this can also be utilized in paper 3 governance issues, especially the issues of corruption. इस आर्टिकल को समझने से पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। राजीव गांधी हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने एक बहुत ही फेमस स्पीच दिया था इन 1985 where he said that only 15 paise of every rupee meant for the welfare of downtrodden reaches them. सरल शब्दों में कहें तो अगर भारत सरकार 1 रुपया रिलीज़ करती है किसी भी गरीब इंसान के वेलफेयर के लिए तो बस 15 पैसा उसके पास पहुंचता है। बाकी बीच का जो 85 पैसा है वो लोग जो मिडिल मैन हैं, जो सरकारी ऑफिसर्स हैं जिनके थ्रू ये पैसे ट्रांसफ़र होने होते हैं, वो सरकारी ऑफिसर्स उसको डाइवर्ट कर देते हैं, लीक कर देते हैं, मतलब वो करप्शन के थ्रू उसको खुद ही खा जाते हैं। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस ओनली 15 पैसे रीचेज टू द डाउन ट्रोडन। तो पहले कैसा होता था कि भारत सरकार ने पैसा कुछ रिलीज़ किया तो कई सारे गवर्नमेंट ऑफिसेज से होते हुए वो फिर बेनिफिशियरीज़ को, इंटेंडेड बेनिफिशियरीज़ को पहुंचता था और बीच में इन लोगों को, कई सारे लोगों को इस तरह से ब्राइब देना होता था। दैट वाज पार्ट ऑफ करप्शन इन गवर्नमेंट या पब्लिक ऑफिसेज, और इस कारण से अल्टीमेटली जो इंटेंडेड बेनिफिशियरीज होता था उसके पास बहुत कम पैसा पहुंचता था। लेकिन अब भारत सरकार क्या कर रही है, इस प्रॉब्लम को बाईपास करने के लिए द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ कम अप विथ अ न्यू अप्रोच नोन एज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, जिसमें अब इंटेंडेड बेनिफिशियरीज के अकाउंट में सीधा सीधा पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा और इस तरीके से इस लीकेज को प्लग किया जा सकता है। तो जो पहले का सिस्टम था और जो अभी का सिस्टम है उसमें जो मेन डिफरेंस है दैट इज़ दैट ह्यूमन इंटरफेस हैज़ बीन रिमूव्ड। देखो, ह्यूमन इंटरफेस जब कहीं पे भी इंसान होगा किसी भी स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसको हम लोग कहते हैं ह्यूमन इंटरफेस फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट स्कीम और फॉर पब्लिक सर्विस। ह्यूमन इंटरफेस होगा तो करप्शन के चांसेस हमेशा ही रहेंगे, क्योंकि आपको पता ही है सरकारी ऑफिसेज में, पब्लिक ऑफिसेज में अंडर द टेबल पैसा लेने का कैसा एक कल्चर है, उसके बिना काम नहीं करते हैं। रेड टेपिज्म, ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो प्रॉब्लम है करप्शन का, ये तो आप सब जानते ही हैं। उसको हम लोग कहते हैं द प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन इंटरफेस। अब अगर उस ह्यूमन इंटरफेस को हमने बाईपास कर लिया विथ हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, देन ऑफ कोर्स द करप्शन विल कम डाउन एंड द लीकेज ऑफ फंड कैन बी प्लग्ड। अगर हम ओवरऑल डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र को देखें तो इसका पर्पस यही है कि टेक्नोलॉजी की मदद से ह्यूमन इंटरफेस को मिनिमाइज़ किया जाए इन पब्लिक सर्विसेज और फॉर वेलफेयर स्कीम्स। तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र मिशन लॉन्च किया गया था विद दिस ऑब्जेक्टिव ऑन 1 जनवरी 2013। इट वाज प्लान्ड और इम्प्लीमेंटेड बाय प्लानिंग कमीशन। पहले तो इसको पायलट प्रोजेक्ट की तरह इम्प्लीमेंट किया गया था इन ओनली 43 डिस्ट्रिक्ट्स विथ लिमिटेड नंबर ऑफ स्कीम्स फॉर ओनली 27 स्कीम्स। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इट हैज़ बीन एक्सपैंडेड टू इंटायर कंट्री और कई सारे स्कीम्स इसके अंतर्गत लाए गए, जैसे कि MG नरेगा अब इसके अंतर्गत इंप्लीमेंट होता है। पहल स्कीम प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ, आपको पता होगा DBT है फॉर LPG सब्सिडी। ये स्कीम्स या PDS का स्कीम या फर्टिलाइजर सब्सिडी, ये सब स्कीम अब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के थ्रू इंप्लीमेंट होते हैं। इनफैक्ट मोर देन 135 स्कीम्स ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स आर नाउ बीइंग इम्प्लीमेंटेड थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। So direct benefit transfer ensures money in the account, removing middlemen. अब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के देखो दो तरीके हैं। पहला है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र इन काइंड, यानी कि जो भी बेनिफिट देना है वो सीधा सीधा हम बेनिफिशियरीज़ को उनके पास पहुंचा दें इन टर्म्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज। फॉर एग्जांपल इसी को हम लोग कहते हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र इन काइंड। फॉर एग्जांपल मिड डे मील स्कीम है। अब इसको, ये मिड डे मील स्कीम को इम्प्लीमेंट करने का दो तरीका है। या तो
इनके अकाउंट में या इनके पेरेंट्स, इन बच्चों के पेरेंट्स के अकाउंट में सीधा सीधा पैसा डाल दिया जाए और उस पैसे की मदद से वो उनके पेरेंट्स फूड खरीदें और इन बच्चों को वो फूड खिलाएं। एक तरीका तो ये हो सकता है, उसको हम लोग कहेंगे कैश ट्रांसफ़र डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम, जिसमें पेरेंट्स के अकाउंट में पैसा डाल दिया जाए और वो उस कैश का इस्तेमाल करके इन बच्चों के लिए फ़ूड खरीदें। दूसरा तरीका है इन काइंड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, जिसमें भारत सरकार खुद ही फूड सर्विस अवेलेबल कराएगी बच्चों को। और आपको पता है मिड डे मील स्कीम में इसी तरीका काम किया जाता है, जहाँ पे स्कूल्स के अंदर, गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर बच्चों को फ्री में हॉट कुक्ड मील प्रोवाइड किया जाता है। तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, जहाँ पे सीधा सीधा काइंड में ट्रांसफ़र किया जाए, गुड्स या सर्विसेज सीधी सीधी दी जाए। उसके एग्जाम्पल हो सकते हैं सर्व शिक्षा अभियान, मिड डे मील स्कीम, PDS स्कीम, असिस्टेंस फॉर टू स्टेट फॉर कंट्रोल ऑफ एनिमल डिजीज़। तो एनिमल डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए जो वैक्सीन प्रोग्राम दिए जाते हैं, उसमें फ्री वैक्सीन दिया जाता है जानवरों को। तो इस तरह के जो DBT हैं, दे आर इन काइंड DBT। दूसरा है कैश बेनिफिट ट्रांसफ़र या कैश DBT, जैसे MG नरेगा में जो वर्कर्स हैं उनके अकाउंट में पैसा आ जाता है। जो पहल है इसमें DBT फॉर LPG सब्सिडी, इसमें अकाउंट्स में पैसा आ जाता है। स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स जो हैं कई सारे स्टूडेंट्स के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए या बैकवर्ड कम्युनिटी के स्टूडेंट्स के लिए, ट्राइबल्स के लिए जो स्कॉलरशिप स्कीम्स हैं, दे आर ऑल्सो बीइंग रन इन फॉर्म ऑफ DBT अंडर कैश ट्रांसफ़र मोड। अब इन काइंड वाले में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन काइंड वाला तो जैसे पहले चल रहा था वैसे अभी भी चल रहा है और इसमें अभी भी लीकेजेज होते हैं, करप्शन होता है। बीच से जो मिडिल मैन है वो जो सामान है, जो गुड्स है, उसको बीच से ही वो लोग मार्केट में डाइवर्ट कर देते हैं और पैसा कमा लेते हैं। तो ये प्रॉब्लम तो अभी भी चल रही है और इसी कारण से कोशिश कर रही है भारत सरकार कि जितने भी इन काइंड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र वाले स्कीम है उनको धीरे धीरे कैश ट्रांसफ़र में लाया जाए। फॉर एग्जाम्पल पहले फर्टिलाइजर भी इन काइंड में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र होता था, मतलब फर्टिलाइजर्स किसानों को सस्ते दामों पे दिया जाता था। लेकिन अब धीरे धीरे भारत सरकार प्लान कर रही है कि किसानों के अकाउंट में ही पैसा डाल दिया जाए और मार्केट रेट पे किसान जा कर के फर्टिलाइज़र खरीदे मार्केट से। तो इससे होगा क्या कि ये जो बीच के मिडिल मैन हैं उनको हटाया जा सकता है, बाईपास किया जा सकता है। तो ये जो इन काइंड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र वाले स्कीम है इसमें अभी भी करप्शन के इश्यूज़ हैं, लेकिन ये जो कैश ट्रांसफ़र वाली स्कीम है इसमें करप्शन उम्मीद की जाती है कि मिनिमाइज़ किया जा सकता है, क्योंकि इसमें सीधा सीधा जो बेनिफिशियरी उसके अकाउंट में पैसा डाल दिया जाएगा और वो मार्केट से जाकर के जो प्रिवेलिंग मार्केट रेट है उस पर अपना वो सामान खरीद लेगा। कैश ट्रांसफ़र में बस एक ही प्रॉब्लम है कि फॉर एग्जांपल सरकार ने पैसा ट्रांसफ़र किया फॉर हैविंग न्यूट्रिशियस फूड, तो इनके पेरेंट्स के अकाउंट में सरकार ने पैसा ट्रांसफ़र किया कि बच्चों को आप न्यूट्रिशियस फूड खिलाएं और उसके जगह पे मिड डे मील स्कीम को मान लो सरकार ने बंद कर दिया। लेकिन अब इसमें एक थ्रेट है, एक चैलेंज है, कोई गारंटी नहीं है कि वो जो पेरेंट्स हैं जिनके अकाउंट में वो पैसा ट्रांसफ़र किया गया है फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मिड डे मील स्कीम, वो उस पैसे का इस्तेमाल सच में इन बच्चों को मिड डे मील देने के लिए ही करे। हो सकता है कि वो लोग उसको किसी और पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर ले, हो सकता है कि कोई अल्कोहल एडिक्ट पेरेंट हो तो वो उसको लीकर कंजम्पशन के लिए उसका मिसयूज़ करे। तो दैट इज़ द प्रॉब्लम विथ कैश ट्रांसफ़र। लेकिन इन काइंड ट्रांसफ़र में हमेशा ही वो करप्शन के इशूज़ रहते हैं। दैट इज़ वाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू कन्वर्ट इन काइंड स्कीम्स ऑफ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इनटू कैश ट्रांसफर डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम। तो कैश ट्रांसफर वाला जो डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम होता है दैट अपीयर्स टू बी परफेक्ट। इसमें सारे लूप होल्स ऐसा लगता है कि प्लग कर लिए गए हैं। क्यों? क्योंकि इसको जैम ट्रिनिटी के थ्रू इंप्लीमेंट किया जाता है। जैम ट्रिनिटी, जैम स्टैंड्स फॉर जनधन, आधार एंड मोबाइल ट्रिनिटी। According to economic survey of 2014-15, this JAM, Jandhan account, Aadhaar link and mobile is a precondition for cash benefit transfer। देखो इससे होता क्या है, आधार कार्ड से आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरी हो जाती है कि आखिर ये इंसान है, इसको ही ये बेनिफिट मिलना चाहिए इस पर्टिकुलर वेलफेयर स्कीम का। पहले होता क्या था, देयर वाज द प्रॉब्लम ऑफ घोस्ट बेनिफिशियरीज। लोग घोस्ट बेनिफिशियरीज मतलब फर्जी नाम डाल देते थे। मान लो भारत सरकार कोई स्कीम लेकर के आई कि गरीबों को सस्ते दामों पर लोन दिया जाएगा या गरीबों को फ्री में कुछ एक घर दिया जाएगा, मान लो इंदिरा गांधी आवास योजना। तो उसमें कई सारे ऐसे लोग होते थे जो फर्जी नाम बना देते थे, राम श्याम, और उसके नाम पे वो घर ले लेते थे। वो राम श्याम नाम के लोग एक रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, बट फिर भी उनके नाम पे घर अलॉट करा लिया जाता था। ऐसे बेनिफिशियरीज को कहते हैं घोस्ट बेनिफिशियरीज। एंड द प्रॉब्लम ऑफ घोस्ट बेनिफिशियरीज विल बी एलिमिनेटेड विथ हेल्प ऑफ आधार। विथ आधार देयर विल बी प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन। तो इस जैम ट्रिनिटी का ए तो है आधार
आधार कार्ड, प्रॉपर आधार नंबर। फिर दूसरा है जनधन अकाउंट। तो हर एक इंसान का, जिसको भी इस का बेनिफिट का, इस गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स का बेनिफिट उठाना है, उसको अपना अपना एक जनधन अकाउंट खोलना होगा। तो जनधन अकाउंट से क्या फ़ायदा होगा कि इनके अकाउंट में डायरेक्टली पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा एंड द प्रॉब्लम ऑफ लीकेज, डाइवर्सन विल बी एलिमिनेटेड। और मोबाइल का क्या फ़ायदा है? जैम ट्रिनिटी का जो तीसरा कंपोनेंट है वो है मोबाइल। मोबाइल से फ़ायदा ये है कि दिस बेनिफिशियरी विल गेट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग बेनिफिट ट्रांसफ़र। तो जब जब इसके अकाउंट में पैसा आएगा, इसको एक SMS आ जाएगा कि आपके अकाउंट में ये एक इस स्कीम के अंतर्गत इतना पैसा ट्रांसफ़र हुआ है। तो इस तरीके से दिस पर्सन विल बी प्रॉपरली इन्फॉर्म्ड अबाउट द सब्सिडीज़ प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट अंडर डिफरेंट वेलफेयर स्कीम्स। अब करंट न्यूज़ में आ जाते हैं। तो देखो, इंडियन एक्सप्रेस ने कुछ सोशल एक्टिविस्ट्स के साथ मिलकर के झारखंड के अंदर स्कॉलरशिप स्कीम्स में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र को किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, इसकी एक इन्वेस्टिगेशन की। ऊपर से तो देख के लगता है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र आने के बाद हर एक तरह का करप्शन के जो इश्यूज़ हैं उसको हमने बाईपास कर दिया है, एलिमिनेट कर दिया है। तो इसको इन्वेस्टिगेट किया इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर ने, और उस इन्वेस्टिगेशन में क्या पाया गया कि अभी भी there is a nexus of middlemen, school administration, bank staff and state employees जो इलीगल तरीके से फंड को डाइवर्ट कर रहे हैं अंडर नेशनल स्कॉलरशिप स्कीम। गरीब बच्चों के लिए, ट्राइबल बच्चों के लिए, माइनॉरिटी सेक्टर से बच्चों के लिए पैसा आता है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, और इसको बीच से ही ये लोग खा जाते हैं। तो अब ये सवाल उठता है कि हाउ फर्जरी इज़ डन डिस्पाइट DBT। अब तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है, जनधन अकाउंट है, जनधन अकाउंट के अलावा आधार नंबर है, सबका मोबाइल है, फिर भी बीच से कैसे पैसा लीक हो जाता है, डाइवर्ट हो जाता है? तो आंसर इज़ दैट दीज ट्राइबल स्टूडेंट्स या दीज माइनॉरिटी स्टूडेंट्स दे आर अनअवेयर ऑफ द स्कीम। इनको पता ही नहीं है किस तरह का स्कीम को चला रही है सरकार इनके लिए। इनको स्कॉलरशिप मिल रहा है और इस कारण से इनको बेवकूफ़ बनाया जाता है। इनका ID पासवर्ड ले लिया जाता है। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन कुछ भी बोल करके इनको बेवकूफ़ बना करके इनका ID पासवर्ड ले लेता है, फिंगरप्रिंट ले लेता है, और फिर इनके फ़ंड से इनके अकाउंट में पैसा आता रहता है हर महीने, और इनको खुद भी पता नहीं होता, और इनके फ़ंड से पैसा स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन या मिडिल मैन या स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय, बैंक स्टाफ सब मिल करके निकालते रहते हैं। तो ये एक पूरा नेक्सस चल रहा है, और इस कारण से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र लाने के बावजूद भी अभी भी करप्शन प्रिवेल कर रहा है। ये तो एक स्टडी की है इंडियन एक्सप्रेस ने, लेकिन इस तरह के कई सारे इशूज़ अलग अलग डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम्स में ऑलरेडी चल रहे हैं, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है, एंड दैट इज़ वाई दिस करप्शन इशूज़ आर स्टिल प्रिवेलिंग। तो कैसा सवाल पूछा जा सकता है वो भी देखते हैं। इंटरव्यू में भी आपसे पूछा जा सकता है, हाल फिलहाल में जो इंटरव्यू चल रहे हैं, या मेंस में भी इस तरह का सवाल आ सकता है। The simple question can be that is direct benefit transfer an antidote to corruption? क्या इससे पूरी तरह से करप्शन खत्म हो सकता है? आपका जवाब कुछ इस तरह का होना चाहिए। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र हैज़ रिमूव्ड ह्यूमन इंटरफेस एंड thus it is likely to bring down corruption, but it cannot eliminate corruption completely as seen in the case of scholarship scheme of झारखंड। तो आगे क्या करना चाहिए? अपार्ट फ्रॉम दिस डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र हमें कुछ और चीज़ें करने की ज़रूरत है। वी नीड टू प्रमोट लिटरेसी, स्पेशली फाइनेंशियल लिटरेसी। जो इंटेंडेड बेनिफिशियरीज हैं, जो मार्जिनलाइज्ड लोग हैं जिनके लिए वेलफेयर स्कीम्स लाए जाते हैं, उनकी फाइनेंशियल लिटरेसी तो कम से कम हमें इम्प्रूव करनी चाहिए। फाइनेंशियल लिटरेसी मतलब उनको बैंक अकाउंट के बारे में समझाना चाहिए, कैसे पैसा आता है तो उसका मैसेज कैसे आता है, और कैसे वो मैसेज को देख करके समझ सकते हैं कि उनके अकाउंट में पैसा आया है या निकला है। ये सारी चीज़ें कम से कम फाइनेंशियल लिटरेसी तो होनी चाहिए। और दूसरा, फोकस ऑन इम्प्रूविंग अवेयरनेस ऑफ दीज बेनिफिशियरीज रिगार्डिंग गवर्नमेंट स्कीम्स। तो जब भी कोई गवर्नमेंट स्कीम लाया जाए इन बेनिफिशियरीज़ के लिए, तो उनको अवेयर करने के लिए अलग अलग कैंपेन चलाए जाना चाहिए। गांव-गांव में इस तरह का कैंपेन चलाना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को काम देना चाहिए कि आप जाकर के बताएं कि इन बेनिफिशियरीज़ के लिए क्या क्या गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स चला रही है। अदरवाइज़ जो ये नेक्सस है मिडिल मैन का और बाकी करप्ट ऑफिशियल्स का, पब्लिक ऑफ स्टाफ्स का, ये लोग they will find one way or the other to do corruption despite DBT. The next article is taken from international segment. It is about Malabar exercise that has started. This topic is important from our syllabus paper 3 international relations point of view. So Malabar exercise पहले भी हम लोग कई दफ़ा कवर कर चुके हैं, इसको एक बार ब्रीफली देख लेते हैं। What it is? It is a naval exercise, a trilateral naval exercise, यानी कि 3 देशों की नेवी की joint exercise है। These 3 countries are United States of America, Japan and India as a permanent member. This Malabar exercise started in 1992 between India and US
US, and later on in 2015 Japan joined it. तो जापान joined it as a third country in 2015. अब करंट न्यूज़ क्या है कि मालाबार एक्सरसाइज स्टार्ट हो चुकी है इन बे ऑफ बंगाल रीजन फ्रॉम 3 नवंबर यानी कि कल से, और इस साल ऑस्ट्रेलियन नेवी को भी ज्वाइन कराया गया. सो ऑस्ट्रेलियन नेवी विल ऑल्सो पार्टिसिपेट इन मालाबार एक्सरसाइज ऑफ 2020 अपार्ट फ्रॉम इंडियन, जापानीज एंड US नेवी, एंड दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट द ऑस्ट्रेलियन नेवी हैड ज्वाइंड मालाबार सिंस 2007. तो लास्ट टाइम 2007 में ऑस्ट्रेलिया ने मालाबार एक्सरसाइज में ज्वाइन किया था, और आफ्टर 13 years ऑस्ट्रेलिया विल अगेन पार्टिसिपेट इन मालाबार एक्सरसाइज. मालाबार एक्सरसाइज 2020 के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं. दिस इज 24th एडिशन. एज ए सेड इट वाज स्टार्टेड इन 1992, तब से लेकर के अभी तक ये 23 टाइम्स हो चुका है, और ये जो एडिशन चल रहा है 2020 वाला, ये 24th एडिशन है. इसको 2 फेज में कंडक्ट किया जाएगा. फेज 1 विल बी कंडक्टेड इन बे ऑफ बंगाल रीजन, दैट विल बी फ्रॉम 3rd to 6th नवंबर. फेज 2 विल बी कंडक्टेड इन अरेबियन सी रीजन फ्रॉम 17 to 20th नवंबर. इसमें इंडिया की तरफ से इंडियन नेवल शिप्स रणविजय, शिवालिक, शक्ति, सुकन्या पार्टिसिपेट करेंगे अपार्ट फ्रॉम सबमरीन सिंधुराज, जबकि US के नेवल शिप USS जॉन एस मैकेन, रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी शिप HMAS बलाड एंड जापानीज मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस शिप JS ओनामी पार्टिसिपेट करेंगे. ये नाम आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा इन जनरल. अब एक बार ज़रा ब्रीफली समझ लेते हैं द सिग्निफिकेंस ऑफ जॉइंट एक्सरसाइजेज. आखिर जॉइंट एक्सरसाइजेज किए क्यों जाते हैं? देखो, ऑफिशियली या फॉर्मली तो जॉइंट एक्सरसाइज, जॉइंट नेवल एक्सरसाइज किया जाता है ये कह के कि इट इज़ अ मेथड और इट इज़ एन ड्रिल टू एंश्योर प्रिपेयर्डनेस अगेंस्ट मैरीटाइम टेररिज्म एंड डिजास्टर. तो ऑफिशियल स्टेटमेंट तो यही रहता है कि हम जॉइंट एक्सरसाइज क्यों कर रहे हैं, ताकि हम अपने आप को प्रिपेयर कर सकें अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ मैरीटाइम डिजास्टर. अगर मान लो कभी सुनामी आ जाती है तो कैसे लोगों को प्रोटेक्ट करना है, या कभी मैरीटाइम टेररिज्म हो जाता है, यानी कि मान लो पायरेट्स का अटैक हो जाता है या कोई टेररिस्ट अटैक हो जाता है नेवल किसी भी इंस्टॉलेशन में, तो कैसे जॉइंट तरीके से हम काउंटर एक्ट करेंगे. ये स्टेटमेंट होता है फॉर्मल स्टेटमेंट, ऑफिशियल स्टेटमेंट कि दिस इज़ द पर्पस फॉर जॉइंट नेवल एक्सरसाइज. लेकिन इंटरनेशनल रिलेशंस में जो रियल पर्पस होता है जॉइंट नेवल एक्सरसाइज का, दैट इज़ पावर प्रोजेक्शन. अपनी ताकत दिखाने का एक तरीका होता है जॉइंट नेवल एक्सरसाइज. देखो, मैं आपको एग्जांपल की मदद से समझाता हूँ. आपके पास मान लो बहुत सारे इंपोर्टेड वेपन्स हों, सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हों, तो उसको ले करके आप अपने लॉन में ड्रिल कर सकते हैं दिखाने के लिए कि मैं तैयारी कर रहा हूं अपने आप को बचाने का, इन केस देयर इज़ सम अटैक ऑन माय हाउस. लेकिन ये तो आपका ऑफिशियल स्टेटमेंट होगा कि ये सारे सोफिस्टिकेटेड वेपन्स लेकर के मैं ड्रिल कर रहा हूँ. लेकिन रियल सेंस में आपका अप्रोच ये भी हो सकता है कि मैं अपने पड़ोसी को दिखाऊं कि मेरे पास किस किस तरह के सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं. उसको कहते हैं पावर प्रोजेक्शन. इस केस में इंडिया, US, जापान, ऑस्ट्रेलिया, वो सब अपने नेवल पावर को एग्जिबिट कर रहे हैं, खासकर चाइना के अगेंस्ट, कि देखो हमारे पास इस तरह के नेवी शिप हैं, इस तरह के सबमरीन्स हैं. तो दिस इज़ द रियल पर्पस ऑफ जॉइंट एक्सरसाइज, दैट इज़ पावर प्रोजेक्शन. अपने पड़ोसी को दिखाना, खासकर वो पड़ोसी जो हॉस्टाइल है हमारे अगेंस्ट, उसको दिखाना कि हाउ मच पावरफुल वी आर. The next article is taken from national segment. It is about national monsoon mission. This topic is important from our syllabus paper 4 Indian economy point of view, especially the subtopic agriculture. It is also important from our syllabus paper 2 geography point of view, subtopic prediction of monsoon. सो नेशनल मॉनसून मिशन के बारे में समझ लेते हैं. दिस मिशन वाज लॉन्च्ड इन 2012 बाय मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, जिसका पर्पस ही था कि मॉनसून को और बेहतर तरीके से प्रेडिक्ट किया जा सके इन शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म रेंज. शॉर्ट टर्म मतलब अगले साल का मॉनसून कैसा होगा, मीडियम मतलब आने वाले 2-3 सालों में मॉनसून कैसा होगा, लॉन्ग रेंज मतलब आने वाले 7 से 10 सालों में मॉनसून पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा. और इस मिशन के अंतर्गत हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग फैसिलिटीज़ का इस्तेमाल किया जाता है, सुपर कंप्यूटर्स का इस्तेमाल किया जाता है वेदर फॉरकास्ट के लिए. इस मिशन के अंतर्गत एक अलग अलग प्रोजेक्ट स्टार्ट किए गए हैं. पहला प्रोजेक्ट है ग्रामीण कृषि मौसम सेवा GKMS.
It is started by Indian Meteorological Department in collaboration with Indian Council of Agricultural Research. इस ग्रामीण कृषि मौसम सेवा में क्या किया जाएगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फार्मर्स को इन्फॉर्मेशन दी जाएगी अबाउट वेदर कंडीशंस। तो आने वाले टाइम में 2 दिनों 3 दिनों में किसी भी एरिया में किस तरह का वेदर होगा वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में फार्मर्स को इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा अंडर दिस ग्रामीण कृषि मौसम सेवा। दिस ग्रामीण कृषि मौसम सेवा इज ए प्रोजेक्ट अंडर नेशनल मॉनसून मिशन। फार्मर्स को कैसे इन्फॉर्म किया जाएगा, व्हाट आर द कम्युनिकेशन मीन्स, तो फार्मर्स को मोबाइल एसएमएस के थ्रू इन्फॉर्म किया जाएगा। एक ऐप डेवलप किया गया है मेघदूत ऐप, जिस ऐप पे इंफॉर्मेशंस अपलोड किए जाएंगे। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का वेबसाइट है, आईएमडी का वेबसाइट है, उस पर इंफॉर्मेशन डाला जाएगा। किसान पोर्टल है, उस पर इंफॉर्मेशन डाला जाएगा। उसके अलावा जो कन्वेंशनल मीडिया है जैसे टेलीविज़न, रेडियो, न्यूज़पेपर, उसमें तो बताया ही जाएगा। लेकिन अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स का इंफॉर्मेशन टेलीविज़न, रेडियो या न्यूज़पेपर में देना मुश्किल है। इस कारण से ये जो बाकी के जो नए अप्रोच हैं एसएमएस या मेघदूत ऐप, इससे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इंफॉर्मेशन किसानों को दिया जाएगा अंडर ग्रामीण कृषि मौसम सेवा। करंट न्यूज़ क्या है जिस कारण से हम आज ये कवर कर रहे हैं नेशनल मॉनसून मिशन, तो करंट न्यूज़ ये है कि नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च NCAER ये एक तरह का एनजीओ है जो इकोनॉमिक्स के फील्ड में रिसर्च करता है, डाटा पब्लिश करता है, अलग अलग जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उसके इम्प्लीमेंटेशन को स्टडी करता है NCAER। इस NCAER ने कहा है कि फॉर एवरी 1 rupee स्पेंट बाय द गवर्नमेंट ऑन नेशनल मॉनसून मिशन द कंट्री वुड गेन ₹50, यानी कि हर एक जो पैसा हम खर्च कर रहे हैं, भारत सरकार जो खर्च कर रही है नेशनल मॉनसून मिशन पे, उससे ₹50 का फ़ायदा होगा भारत सरकार को। कैसे कैसे फ़ायदा होगा, देखो पहले ही किसानों को पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है, मौसम किस तरह का होने वाला है, मॉनसून किस तरह का होने वाला है, तो फार्मर्स विल प्लान अकॉर्डिंगली एंड इन दैट वे द फार्मर्स विल बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट क्रॉप फेलियर। सो दैट विल बी द बिगेस्ट बेनिफिट ऑफ दिस नेशनल मॉनसून मिशन। तो ये किसी तरह से स्टडी करके NCAER ने कहा है कि आने वाले टाइम में दिस नेशनल मॉनसून मिशन इज गोइंग टू बी ए गेम चेंजर। इट विल प्रोटेक्ट फार्मर्स फ्रॉम एनी काइंड ऑफ क्रॉप फेलियर। इस नेशनल मॉनसून मिशन के अंदर एक दूसरा प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया गया है जिसका नाम है ग्लोबल इंसेंबल फॉरकास्ट सिस्टम। इस ग्लोबल इंसेंबल फॉरकास्ट सिस्टम में हाई कैपेसिटी सुपर कंप्यूटर्स यूज किए जाएंगे। 8 पेटाफ्लॉप्स हाई कैपेसिटी सुपर कंप्यूटर यूज किया जाएगा और इसकी मदद से हाई रिजोल्यूशन इंफॉर्मेशन निकाला जाएगा ऑफ वेदर फॉरकास्ट। तो 12 किलोमीटर रेडियस तक के अंदर का एक रिजोल्यूशन का इंफॉर्मेशन निकाला जाएगा। पहले जो इंफॉर्मेशन निकाला जाता था वो 23 किलोमीटर रिजोल्यूशन वाला रेडियस वाला रिजोल्यूशन निकाला जाता था कि 23 किलोमीटर वाले एरिया में किस तरह का वेदर होने वाला है इन नेक्स्ट 24 आवर्स। अब उससे भी ज़्यादा पावरफुल सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल करके अब रिजोल्यूशन हमने और ज़्यादा छोटा कर दिया है। अब हर एक 12 किलोमीटर रेडियस वाले एरिया में हम प्रेडिक्ट कर पाएंगे अंडर ग्लोबल इंसेंबल फॉरकास्ट सिस्टम कि आने वाले टाइम में वेदर किस तरह का होने वाला है। एंड दिस ग्लोबल इंसेंबल फॉरकास्ट सिस्टम इज एप्लीकेबल फॉर ऑल 15 एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ इंडिया। ये हमारे देश के 15 एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स हैं। एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स वो होते हैं, अलग अलग एरिया को एक एग्रो क्लाइमेटिक रीजन की तरह कैटेगराइज किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ हैविंग सिमिलर सॉइल टाइप, रेनफॉल, टेम्परेचर एंड वाटर अवेलेबिलिटी। फॉर एग्जांपल ये देखो, ये वेस्टर्न कोस्ट प्लेन्स वाला एरिया, ये 12 नंबर, तो ये जो पूरा का पूरा एरिया यहाँ पे सेम तरह का सॉइल है, सेम तरह का रेनफॉल है, सेम तरह का टेम्परेचर होता है, सेम तरह की वाटर अवेलेबिलिटी होती है। इस कारण से इसको हम लोग एक वो एग्रो क्लाइमेटिक रीजन बोलते हैं। इस तरीके से हमारे देश के टोटल 15 एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स हैं। The next article is taken from national segment. It is about food fortification scheme. This topic is important from our syllabus paper 3 governance point of view, especially the sub segment health. सबसे पहले समझ लेते हैं कि फूड फोर्टिफिकेशन होती क्या है। फूड फोर्टिफिकेशन इज द प्रैक्टिस ऑफ डेलिबरेटली इंक्रीजिंग द कंटेंट ऑफ एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, फॉर एग्जांपल विटामिन्स, मिनरल्स इन फूड। तो हम जो खाना खाते हैं नॉर्मली उसमें ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट होता है। हम चावल खाते हैं, जो रोटी खाते हैं या पोटैटो खाते हैं, उसमें विटामिन्स, मिनरल्स ये कम होते हैं, इसमें ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट होता है। उस कारण से होता है क्या कि हमें जो एसेंशियल मिनरल्स होते हैं वो ज़्यादा मिल नहीं पाते हैं।
और अगर हम सिर्फ इन सारे फूड्स को खाएंगे तो शॉर्ट टर्म में तो हमें एनर्जी मिलेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में वी माइट फेस द प्रॉब्लम ऑफ हिडन हंगर। ऊपर से तो हमें देख के लगेगा कि हम हेल्दी हैं, लेकिन एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की कमी होने के कारण अंदर से हम धीरे धीरे कमज़ोर होने लगेंगे एंड इन लॉन्ग रन वी माइट डेवलप सम हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस। इसी को कहते हैं हिडन हंगर, व्हेन देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एंड विटामिन्स। तो हिडन हंगर को काउंटर करने के लिए एक प्रैक्टिस अडॉप्ट की जाती है फूड फोर्टिफिकेशन, जहाँ पे जो भी हमारा मेन कोर्स फूड है जैसे कि वीट, राइस, उसके अंदर इसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को मिक्स किया जाता है। और इंडिया के अंदर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक रेगुलेशन रिलीज़ किया था, रेगुलेशन ऑफ 2016 रिगार्डिंग फूड फोर्टिफिकेशन, जिसमें उसने गाइडलाइन दिए थे कि वीट एंड राइस के अंदर आयरन, विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड मिक्स किया जा सकता है। मिल्क एंड एडिबल ऑयल के अंदर विटामिन A एंड D माइक्रोन्यूट्रिएंट मिक्स किया जा सकता है। और सॉल्ट के अंदर आयोडीन एंड आयरन मिक्स किया जा सकता है। इसी को हम लोग कहते हैं डबल फोर्टिफाइड सॉल्ट। और जो भी फोर्टिफाइड फूड्स होंगे उसके ऊपर इस तरह का एक सिंबल होगा, +F सिंबल। तो इस तरह का अगर जब भी आप कोई सिंबल देखें किसी भी पैकेज्ड फूड पे तो आप समझ जाएं कि इट इज़ ए फोर्टिफाइड फूड। अब करंट न्यूज़ क्या है? Current news is that in a bid to combat anemia and undernutrition in children, the government is making plans to distribute fortified rice through integrated child service system and mid-day meal scheme. तो ICDS स्कीम चलाती है भारत सरकार सिंस 1975 इटसेल्फ। मिड डे मील स्कीम चलाती है भारत सरकार सिंस 1992 इटसेल्फ, जिसमें बच्चों को खाना प्रोवाइड कराया जाता है। अब इन स्कीम्स के अंतर्गत जो खाना प्रोवाइड कराया जा रहा है राइस के अंदर खासकर, उसमें अब फोर्टिफिकेशन किया जाएगा। जो राइस प्रोवाइड किया जाता है उसमें फोर्टिफाई करके राइस प्रोवाइड किया जाएगा, खासकर ऐसे डिस्ट्रिक्ट जो पिछड़े हुए हैं, जिसको हम लोग कहते हैं एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। देयर आर 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं। उस एरिया में ICDS और मिड डे मील स्कीम को फोर्टिफाई करके इम्प्लीमेंट किया जाएगा। द चिल्ड्रेन इन आंगनवाड़ी एंड गवर्नमेंट स्कूल विल बी ईटिंग राइस इन्फ्यूज विथ आयरन, फॉलिक एसिड एंड विटामिन B12। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम के बारे में ब्रीफली समझ लेते हैं। इट इज़ ए गवर्नमेंट प्रोग्राम इन इंडिया इन विच फूड, एजुकेशन, प्राइमरी हेल्थ केयर, इम्यूनाइजेशन, health checkup and referral services to the children under the age of 6 years and their mothers आर प्रोवाइडेड दीज सर्विसेज। तो 6 साल या उससे कम उम्र के बच्चों और उनके मदर्स को बेसिक हेल्थ केयर सर्विसेज, फूड सर्विसेज ये सब प्रोवाइड की जाती हैं। दिस इज इम्प्लीमेंटेड थ्रू आंगनवाड़ी सेंटर इन रूरल एरियाज़। और जो मिड डे मील स्कीम है, अंडर दिस स्कीम एवरी चाइल्ड विद इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 years स्टडिंग इन क्लास 1 to class 8 who enrolls and attends the school shall be provided hot cooked meals, 450 calories and 12 gram of protein for children between class 1 to class 5 and 700 calories and 20 gram protein for children between class 6 to class 8। तो जो खाने का क्वांटिटी है उसको इस तरह से मैनेज किया जाता है कि ये जो बेसिक रिक्वायरमेंट है 450 कैलोरीज एंड 12 ग्राम ऑफ प्रोटीन वो मीट कर जाए। तो ये है ICDS is for children below the age of 6 years. Midday meal scheme is for the children between 6 years to 14 years of age group. इस टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है। यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is taken from economy segment. It is about Pradhan Mantri Swanidhi scheme. This topic is important from our syllabus. Paper 3 governance point of view, especially the sub-segment welfare of the vulnerables. तो प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम के बारे में समझ लेते हैं। इट इज़ ए स्पेशल माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी, मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ लोन देने का ये फैसिलिटी है फॉर द स्ट्रीट वेंडर्स एंड दिस इज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो कैसा है कि इसमें द स्ट्रीट वेंडर्स, इस तरह के जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जो रेहड़ी वाले, ठेले वाले होते हैं, इनको ज़्यादातर नुकसान हुआ है अंडर कोविड-19 लॉकडाउन। उनको सपोर्ट करने के लिए ये प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम चलाया गया, जिसमें इन सारे स्ट्रीट वेंडर्स को लगभग 10,000 रुपये तक का लोन प्रोवाइड किया जाएगा, वर्किंग कैपिटल, जिससे वो अपने बिजनेस को वापस से स्टार्ट कर सकें। एंड दे विल बी रिक्वायर्ड टू पे दिस ₹10,000 लोन इन मंथली इंस्टॉलमेंट्स। तो मंथली इंस्टॉलमेंट 500-600 रुपये का इंस्टॉलमेंट के लेकर के इन लोगों को ये लोन चुकाना है। और इसमें टारगेट किया जा रहा है कि 50 लाख तक के स्ट्रीट वेंडर्स को इसमें बेनिफिट प्रोवाइड किया जाए। अभी जो स्ट्रीट वेंडर ये 10,000 तक का लोन लेगा
और टाइमली लोन को पे बैक करेगा, मतलब टाइमली अपना ईएमआई भरेगा, उसका इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगा उसको 7% तक का। मतलब भारत सरकार उसका इंटरेस्ट सब्सिडी 7% तक भरेगी। मान लो 10,000 का लोन है, उस पर 9% इंटरेस्ट है, तो 7% इंटरेस्ट तो भारत सरकार पे कर देगी, बस 2% इंटरेस्ट उस स्ट्रीट वेंडर को पे करना होगा अगर वो अपना लोन का ईएमआई टाइमली भरता है तो। This is Pradhan Mantri Swanidhi scheme. This Pradhan Mantri Swanidhi scheme is launched by Ministry of Housing and Urban Affairs, but it will be implemented by SIDBI. करंट न्यूज़ बस यही है जिस कारण से हम ये आर्टिकल कवर कर रहे हैं, दैट अकॉर्डिंग टू द डाटा रिलीज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, मोर देन 25 लाख स्ट्रीट वेंडर्स हैव ऑलरेडी बेनिफिटेड फ्रॉम प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम। इस टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है। यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन. In our segment most probable topics for upcoming APSC, today we'll cover topic number 160 to 162. Topic number 160 is about important ecological areas in Assam. There are 2 biosphere reserves in Assam, Dibru-Sakhova and Manas. There are 2 World Heritage Sites in Assam, 2 Natural World Heritage Sites in Assam, Manas and Kaziranga. There is 1 Ramsar site, Dipor Bill. National parks in Assam, Kaziranga National Park, Manas National Park, Nameri National Park, Dibru-Sakhova National Park, Orang National Park, while Dihing Patkai will be the 6th national park in Assam. There are total 21 wildlife sanctuaries in Assam. There are 3 tiger reserves in Assam, Manas, Kaziranga and Nameri. Please attempt this question that is based on topic number 160. Topic number 161 is about Sri Surya Pahar. It is in Goalpara district of Assam. It is a sacred place for Hinduism, Buddhism and Jainism. Some of the Hindu temples of this Sri Surya Pahar belongs to pre-Ahom era from 10th century itself. Please attempt this question that is based on topic number 161. Topic number 162, some important facts regarding Assam. Digboi is known as oil city of Assam. The state museum of Assam is in Guwahati and Jorhat is known as tea capital of Assam. Please attempt this question that is based on topic number 162. This is the answer of question number 157 to 159 that we had given in yesterday's newspaper analysis. Today's question can be attempted by students and you can submit the answer in the comment section. We will be sharing answer of these questions in tomorrow's newspaper analysis. कल जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका एक बार आंसर देख लेते हैं. फर्स्ट वाज रिगार्डिंग मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट. इट वाज साइंड बिटवीन आरबीआई एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ऑफ कोर्स दिस इज ट्रू. The second statement was if according to it, if the RBI fails to keep CPI inflation below 6% for 2 consecutive quarters, then it should submit a report explaining the reason for the same. This statement is wrong. It was not 2 but 3 consecutive quarters. So the correct answer will be option A, 1 only. The second question was regarding Purchasing Managers Index, PMI. It is published by National Statistical Organization. This is wrong. It is published by a private organization, IHS Markit India. So this statement is wrong. It is an indicator of performance of manufacturing sector but not of service sector. This statement is also wrong because it is indicator of performance of both service as well as manufacturing sector. So the correct answer will be option D, none of the above. That's all from our side for today. Thanks for watching.